हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक मैसिव डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के बारे में जो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कद आलमी दुनिया में मजीद बढ़ जाएगा। डेफिनेटली हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। OIC की समिट होने जा रही है बेसिकली इस्लामाबाद में, जिसमें पूरी दुनिया से जो सफ़ीर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, डिफरेंट डेलीगेशंस हैं, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और तशरीफ़ ला चुके हैं। वो पाकिस्तान इस वक्त OIC की एक्स्ट्रॉर्डिनरी समिट होस्ट करने जा रहा है अफगानिस्तान के क्राइसिस के हवाले से। हम देखेंगे कि इस समिट में किन किन ममालिक ने हिस्सा लिया है और इसका ऑब्जेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा खबरों में कि इस्लामाबाद को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग, वहाँ पर भी बड़ी एक्टिविटी जारी है, वहाँ पर भी बहुत से सेशंस हैं इसके। और जब तक ये समिट है, ये 1-2 दिन तक के लिए इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो तकरीबन 30 से ज़ायद फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद में तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा 500 से ज़ायद डिफरेंट ममालिक के ऑफिशल्स हैं, जिनमें एम्बेसडर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज़ और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हैं। अपने रीजन की बात करें तो सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक के ऑफिशल्स इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह इन सब के। इसके अलावा जैसा कि हम सबको पता है कि OIC ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी तकरीबन 57 कंट्रीज़ हैं। इन 57 कंट्रीज़ के जो ऑफिशल्स हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त ममालिक की बात करें, इनमें सऊदीया, मलेशिया, टर्की, UAE और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरीज़ और डेलीगेशंस भी इस्लामाबाद में हैं इस वक्त। OIC के अलावा दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके भी नुमाइंदे इस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं उनको वह समझ सकें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 जिनको कहा जाता है, इनमें चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और यूनाइटेड स्टेट्स प्लस जर्मनी, यानी P5+1, इन सब के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स को इनवाइट किया था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, नॉर्वे और कनाडा शामिल है। इन शॉर्ट बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है। और अब हम बात करते हैं कि इस समिट का क्या ऑब्जेक्टिव है। OIC में इनके रेगुलर सेशंस होते हैं। ये जो सेशन इस वक्त हो रहा है, इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेशन कहा जा रहा है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेशन वो सेशंस होते हैं जो OIC इमरजेंसी में तलब करती है। अगर पास्ट की बात करें तो पहले भी बहुत से इस तरह के सेशंस फ़लस्तीन के मामले पर या कश्मीर के मामले पर या सीरिया के मामले पर कॉल किए हुए हैं हिस्टोरिकली OIC ने, और पाकिस्तान ने भी उनमें से 1-2 की जो मेज़बानी है वो की हुई है। पाकिस्तान की बात करें तो 1974 में जो OIC का दूसरा बड़ा इजलास था, मतलब मेन इजलास था, उसको पाकिस्तान ने होस्ट किया था जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भुट्टो थे। और उस वक्त हमने देखा था कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं, उस वक्त तो बड़े करैक्टर वाले लोग होते थे। ये जो जितने भी सरबराह होते थे, ये सारे पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे। शेख मुजीबुर रहमान भी थे उसमें, जो बांग्लादेश के बनने के 3 साल बाद वो आ गए थे, और वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो फुटेजेस हमने देखी हुई हैं। यासिर अरफात, सऊदी अरेबिया के शाह फैसल, इजिप्ट के अनवर सादात, लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी, बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान से भुट्टो। ये समिट हमारे अपने शहर लाहौर में मुनक़िद हुई थी, और कहा यह जाता है कि कुछ ग्लोबल पावर्स इससे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी कि अगर आप इन सारे लीडरान की हिस्ट्री देखें तो एक एक करके इनको मार दिया गया अपने पिट्ठुओं के थ्रू या डिफरेंट साजिशों के थ्रू। क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कर ली थी कि हम इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे, इस्लामिक करेंसी बनाएंगे, आपस में ट्रेड करेंगे यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर। तो ऑब्वियसली फिर जब आप इतनी चीज़ें करते हो तो फिर आपका बहुत से फिर आप सेटअप्स को हिला रहे होते हो। बहुत सी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बहुत से जो ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स हैं, आप उनको चैलेंज कर रहे होते हो। तो खैर ये तो एक दूसरा टॉपिक है। आते हैं हम अपने इस टॉपिक पर कि ये जो अब हो रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो समिट हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जी अफगानिस्तान के साथ इंगेज करना। पाकिस्तान हमेशा से यही कह रही है, जबकि अब तालिबान की हुकूमत आई है 4 महीने से, पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान को अबैंडन मत करें, नहीं तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा। अगर आप इनको अकेला छोड़ देते हैं, इन पर सैंक्शंस आयद कर देते हैं, या इनके जो आपने फंड्स फ्रीज किए हुए अगर आप नहीं खोलते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सबसे पहले तो नेबरिंग कंट्रीज़ को नुकसान होगा, दहशतगर्दी और रेफ्यूजी क्राइसिस की शक्ल में। नेबरिंग कंट्रीज़ के बाद उसके बाद ये मसला फिर यूरोप तक जाएगा और फिर पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। और अगर आपने इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ना हैंडल किया तो फिर इसी क्राइसिस से दहशतगर्द पैदा होंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने इनका $9 बिलियन का जो फंड है वो मुंजमद किया हुआ है
क्यों जी खारबाजी है तालिबान के साथ। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो जितने इनके पैसे रोके हुए हैं इनको बहाल करें। बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त इकॉनमी की अफगानिस्तान में। बैंक्स वहाँ पे पैसा निकल नहीं रहा, वहाँ के जो ATMs हैं, जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, काबुल में, कंधार में, लोगों की जॉब्स नहीं है क्योंकि तालिबान के पास वो पैसे नहीं है सैलरीज देने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सा जो फीमेल स्टाफ है वो भी वापस अपनी जो नौकरियाँ हैं वो नहीं ज्वाइन कर पा रही, इसी वजह से क्योंकि तनख्वाहों के लिए पैसे ही नहीं है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम पूरी दुनिया और तालिबान के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं ताकि किसी किस्म के क्राइसिस से बच सकें, क्योंकि इस क्राइसिस से नुकसान फिर हम सबको होगा। और पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा एक पोरस बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, जो एक प्रॉब्लमेटिक बॉर्डर है। दहशतगर्दी और ड्रग्स की एक बहुत बड़ी वजह बनता है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान की जो लास्ट गवर्नमेंट थी अशरफ गनी के अंडर, जिसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे वेस्ट के साथ, ऑब्वियसली वो एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट थी, एक पपेट गवर्नमेंट थी अमेरिका की तरफ से। तो उनके जितने भी खर्चे हैं 75% वो फॉरेन एड से चलते थे, जितना भी उनका बजट था। तो अब वो जो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब 75% एड इस वक्त नहीं मिल रही, कितनी बुरी सूरत हाल होगी। और आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो इनका जो क्राइसिस है वो शदीद होता चला जा रहा है। और तालिबान के आने के बाद जो वेस्टर्न ममालिक और अमेरिका ने एड से अपना हाथ रोका हुआ है, इस कमी को पाकिस्तान, चाइना और रशिया पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली 3 कंट्रीज कुछ नहीं कर सकते अकेले जब तक एक लार्जर सपोर्ट नहीं होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है कि जितने भी गिले शिकवे हैं पूरी दुनिया के तालिबान से, और तालिबान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी कुछ डिमांड्स हैं दुनिया से, वो एक दूसरे के सामने बैठकर कह सकें। दुनिया को तो ऑब्वियसली तालिबान से यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो औरतों को काम करने दें, औरतों की रिस्पेक्ट करें, मतलब नई रियलिटीज़ का एहतराम करें। वो इस वक्त दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, औरतों को स्कूल जाने दें, जॉब से ना रोकें, इसके अलावा जो दहशतगर्दी है उसको रोकें। जबकि तालिबान की भी बड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने तो अमेरिका को भी मुखातिब करके कहा कि आप हमारी जो इमदाद है उसको बहाल करें। तो तालिबान भी ऑब्वियसली रिकग्निशन चाहते हैं पूरी दुनिया से और एड की बहाली चाहते हैं। और इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन या चीज़ें तभी आगे बढ़ सकती हैं जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिकली सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो मौक़िफ़ है दुनिया उसको तस्लीम कर रही है। और पाकिस्तान की इन्विटेशन पर पूरी दुनिया इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत करने पर। और एग्जैक्टली इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान का यही स्टैंस रहा है। अगर आपने देखा हो, हमने ये 1-2 वीडियोज़ बनाई थी जिसमें पाकिस्तान का जो स्टैंस था उसको हमने एक्सप्लेन किया था, और अब उस पर काम भी होना शुरू हो गया है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट के हवाले से और उसके जो कुछ फ्लॉज थे, और हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने क्यों उसमें शिरकत से इनकार किया है। पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी समिट तो नहीं हो रही, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत गंभीर मसले के हल के हवाले से बातचीत हो रही है। और कहा यही जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की बातें निकलेंगी, कुछ रोड मैप्स डिफाइन किए जाएंगे डिफरेंट प्लेयर्स की जानिब से। मतलब अक्सर OIC में क्या होता है कि खोखली किस्म की करारदादें मंजूर कर ली जाती हैं कि जी हम ये करेंगे, हम उससे इज़हार यकजहती करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम फलानी मजम्मत करते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि प्रॉपर रोड मैप्स डिफाइन किए जाएंगे, उसमें टारगेट्स और मतलब गोल्स के साथ टारगेट सेट किए जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों की जो मुश्किलें हैं उनमें आसानियाँ हों। और ये जो समिट है जो पाकिस्तान में हो रही है, जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इसके तवस्सुत से अफगानियों के मसले हल हों। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, तालिबान की या अशरफ गनी की, मेन चीज़ तो है अफगान अवाम। और उसके साथ सबसे ज़्यादा मुतासिर फिर पाकिस्तान भी होता है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल करना पड़ता है, और फिर उसके ऑब्वियसली असरात हमारी इकॉनमी पर भी पड़ते हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फ़तह है कि दुनिया हमारी कॉल पर इकट्ठी हुई है। अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया के नुमाइंदे पाकिस्तान में हैं इस वक्त। वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका के स्पेशल नुमाइंदे मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं तकरीबन 9 साल बाद, और इसमें एज एक्सपेक्टेड भारत की कोई प्रेजेंस नहीं है। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी, जो उनकी पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं, उन्होंने भारत को बुरे तरीके से आइसोलेट करके रख दिया। और हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से आज सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान यानी इंडिया का जो वेस्ट है
मतलब पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, यहाँ पर इंडिया के बहुत बुरे हालात हैं जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरी समिट है ये तालिबान की रिकग्निशन की जानिब एक अहम कदम साबित हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान को रिकग्नाइज करना अभी वेस्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। इसके हवाले से बहुत सा काम अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान को अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली मतलब रीजनल कंट्रीज़ भी खुश नहीं हैं, उनकी कुछ ऑब्वियसली ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। तो तालिबान को यही पैगाम दिया जाएगा कि आप जो नई रियलिटीज़ हैं उनको फेस करें और उस हिसाब से फैसले करें। आपने मार्शल स्पिरिट का तो मुजाहरा कर लिया है, बाय फोर्स आपने हुकूमत तो हासिल कर ली है, लेकिन हुकूमत को चलाना कैसे है, इकॉनमी को कैसे हैंडल करना है, ये एक अलग गेम है। इसमें भी तालिबान को अपने आप को साबित करना पड़ेगा, अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, नहीं तो ऑब्वियसली फिर कोलैप्स होते हुए देर नहीं लगती। एक जो बहुत बड़ी चेंज आई है जिसको वेस्टर्न एनालिस्ट भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है। पहले हर वक्त मारकुटाई चल रही होती थी, अशरफ गनी की फोर्सेस, उनकी जो आर्मी थी उनके दरमियान, फिर नेटो फोर्सेस थी और उनकी तालिबान से हर वक्त लगी रहती थी, नॉर्दर्न अलायंस की और इनकी। तो तालिबान ने आके इस चीज़ को तो काफ़ी हद तक हैंडल किया है, काफ़ी मतलब एक साबित करके दिखाया चंद महीनों में ही कि अगर आपका मतलब हो ना पूरी विल हो तो आप किस तरह सिक्योरिटी के मसाइल दूर कर सकते हो। तो उस पर तो काबू इन्होंने पाया है, लेकिन जो इकॉनमी की जो सिचुएशन है और जो ओवरऑल जो बाकी गवर्नेंस के मसले हैं उनमें इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो एजेंडा था अफगानिस्तान के हवाले से वो इस वक्त फ़िलहाल पूरा हो रहा है कि पूरी दुनिया हमारे कहने पर बातचीत कर रही है तालिबान के साथ। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ओआईसी के इस एक्स्ट्रॉर्डनरी इजलास के नतीजे में कुछ मीनिंगफुल, कुछ कंस्ट्रक्टिव किस्म के रोड मैप्स डिफाइन किए जाएंगे, कुछ एक्शनेबल आइटम्स इसमें प्रपोज की जाएंगी या नहीं, या सिर्फ बातों की हद तक कुछ करारदादें मंजूर करवा के और मजम्मती या सपोर्ट के बयान दे के ये सारा मामला इसी तरह फिर रफू चक्कर हो जाएगा और अफगानिस्तान में जो क्राइसिस की सूरत हाल है वो यूं ही बरकरार रहेगी। हमें अपनी राय दीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।